इस संधि को देखेंगे जिसका नाम है प्रकृति भाव। यह है प्रकृति भाव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट संधि है प्रकृति भाव। जैसा कि नाम से ही पता है, जो स्वयं अपनी प्रकृति में रहे, जिसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो, जो नेचुरल रूप में अपने आप में स्वतः विद्यमान रहे, जिसमें उस प्रकार का भाव हो, उसी को हम लोग प्रकृति भाव संधि कहते हैं। मतलब संधियाँ तो होती हैं, उसके रूप में कोई खास वहाँ हम लोग कोई परिवर्तन नहीं देखते हैं, ज्यों का त्यों उसका रूप रह जाता है, उसमें कहीं कोई विकार उत्पन्न इससे भी नहीं होता है। इसलिए उसको हम लोग प्रकृति भाव या प्रगृह संधि उसको हम लोग कहते हैं। तो इसके लिए सूत्र है ईदु देद द्विवचनम। ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। प्रगृह्यम ये सूत्र है, ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम। इसको यदि आप ध्यान से देखें, इसमें 3 शब्द हैं। आप इसको तोड़ेंगे तो इसमें 3 शब्द मिलेगा। एक तो है ईत प्लस फिर है ऊत प्लस एत। ये इसमें 3 शब्द हैं। दीर्घ इकारांत और त हलंत, मतलब ईत से मतलब सिर्फ ई, उत से मतलब सिर्फ ऊ, और एत से मतलब है सिर्फ ए। बड़ा ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी रुचिकर है। थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे। ईदु देद द्विवचनम, ये तो संधि होने के चलते ये सब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन जिसके संधि को जब वर्णों को अलग करेंगे तो हमें काफ़ी समझ में आएगा कि क्या है। तो इसको तोड़ेंगे तो इत उत एत, मतलब ई ऊ और ए। इत में लगा हुआ जो त हलंत है, उत में लगा हुआ जो त हलंत है, और एत में लगा हुआ जो त हलंत है, ये सभी इत संज्ञक है, सभी का लोप हो जाता है। तो यही ई ऊ ए बचता है शेष। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, कहता है कि ई ऊ और ए, इससे युक्त जो पद है वो कैसा होना चाहिए? द्विवचनांत होना चाहिए। मतलब ये जो स्वर है उसमें, उस पद में ये स्वर लगे होने चाहिए, और वो स्वर कैसा होना चाहिए? द्विवचनांत होना चाहिए। ये बहुत मार्केबल बात है कि पद तो हो, लेकिन वो पद कैसा हो? पहला इसने कंडीशन दिया कि वो पद कैसा होना चाहिए। कहता है वो पहला पद दीर्घ इकारांत हो, या फिर दीर्घ उकारांत हो सकता है, या फिर एकारांत हो सकता है। तो ऐसा जो पद होगा और वो हमेशा द्विवचनांत होना चाहिए, तो उस स्थिति में उसको प्रकृति भाव हो जाएगा, उसको हम लोग परिगृह कहते हैं। इसलिए उसको, इसी परिगृह को हम लोग प्रकृति भाव भी कहते हैं। तो ये प्रकृति भाव मतलब उसके रूप में कहीं कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप मुनि का या हरि का रूप आपको याद होगा। आप लोग जब शब्द रूप क्लास 9 में या क्लास 5-6 से बच्चे को हम लोग शब्द रूप धातु रूप पढ़ाते हैं, तो देखिएगा कि हरि एते, हरि जोड़ एते। तो यहां जो आप देख रहे हैं, हरि में दीर्घ इकारांत है, तो हरि का रूप किसके अनुसार चलेगा? मुनि के अनुसार चलेगा। कहने का मतलब है, जैसे मुनि का रूप चलता है मुनि 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 मुनयः मुनयः, इसी प्रकार से हरि 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 हरयः, ये है। तो इसी की तरह हरि का रूप है, मुनि की तरह, मतलब इकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो यहां देखिएगा कि ये जो जिस प्रकार से कि मुनि है द्विवचन में, उसी प्रकार से हरि भी द्विवचन में है, द्विवचनांत हो गया। और कैसा है? दीर्घ इकारांत भी है। ये हो गया एक वचन, द्विवचन, बहुवचन।
तो यहां पर ये जो हरि का रूप है या जो मुनि का रूप देख रहे हैं, ये द्विवचनांत है और दीर्घ इकारांत है। यही बात ध्यान देने की है कि हमेशा जो है वो द्विवचन में होना चाहिए। वो पद भी है, चूंकि हरि का शब्द रूप है तो पद भी है, इसमें द्वितीय विभक्ति का इसमें प्रत्यय लगा हुआ है द्विवचन का, तो हरि हो गया, दीर्घ इकारांत है, और इसके बाद फिर से भिन्न स्वर है। तो इस स्थिति में कहता है कि इसके रूप में हम कोई परिवर्तन, इसमें संधि नहीं होगी। हरि एते है तो हरि एते का हरि एते ही रह जाएगा, सिर्फ प्लस का चिन्ह यहां से हट जाएगा। जैसे कि इसको हम लोग साफ करके देख सकते हैं, इसको हमें लगता है इसका काम हो गया है। तो यहां यदि हम लोग संधि करते हैं तो क्या हो जाता है, हरि एते का हरि एते, मतलब ये दोनों हरि हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी आप दूसरे उदाहरण को भी देख सकते हैं, ऊ को भी देख सकते हैं। तो ऊ में क्या होगा, जैसे आप साधु का रूप देखें, साधु साधु साधव, नहीं उकारांत शब्द है, हर्षुकारांत, साधु साधु साधव, ये साधु का रूप चलता है। तो यहां भी एक वचन में साधु, द्विवचन में साधु और बहुवचन में साधवः। तो ये आप यदि ध्यान से देखें यहां, तो क्या है आपको कि साधु के द्विवचन में क्या है, साधु है। यही यहां कह रहा है कि उकारांत होना चाहिए, नहीं दीर्घ उकारांत। उकारांत मतलब दीर्घ उकारांत होना चाहिए, तो ये दीर्घ उकारांत है ही, क्योंकि साधु शब्द के द्विवचन में जो रूप होता है प्रथमा के द्विवचन में वो साधु होता है। ठीक है, तो दीर्घ उकारांत हो गया। तो यदि हम इसको लिखें साधु जोड़ एते, यहां देखिए साधु में दीर्घ उकारांत है, ठीक है ना, और इसके बाद जो है फिर एते आ गया। तो यहां पर जब संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, साधु एते, सिर्फ जो प्लस का जो चिन्ह है वो वहां से हट जाएगा और वो अपने ओरिजिनल रूप में, प्रकृति रूप में ज्यों कहते वो रह जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से हम लोग इस संधि के एक एक पदों को हम लोग समझें बारीकी से। मेन इसमें बात है कि इसे हमें याद रखना बहुत जरूरी है। प्रकृति भाव में चूंकि एक तरह सारा का सारा ये अपवाद ही है, ठीक है ना, ये सारा का सारा एक तरह से अपवाद है। क्योंकि देखिए यदि ये किस चीज का अपवाद हो गया, जैसे आप यन संधि आपने पढ़ा है, तो यन संधि में क्या होता था, ई के बाद यदि उससे भिन्न स्वर आता था, जैसे यदि जोड़ अपी आता था तो यद्यपि हो जाता था, तो मतलब ई जो है य में बदल जाता था। तो यहां पर यन संधि हो सकता था, नहीं यहां जो है यन संधि हो सकती थी, लेकिन नहीं होकर के यहां पर प्रकृति भाव हो गया, मतलब इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ प्लस का चिन्ह आया और चला गया। लेकिन इसको आपको पहचानना होगा कि ये जो पद है वो द्विवचनांत है, दीर्घ इकारांत है और द्विवचनांत है। तो इसके लिए आपको शब्द रूप को भी याद रखना बड़ा जरूरी है, परम आवश्यक है, तभी आप इसके रूपों को समझते हुए इसमें आप संधि या संधि विच्छेद कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका जो तीसरा उदाहरण है, इसका जो तीसरा उदाहरण है वो है ए का, है ना। तो एकारांत का आप उदाहरण देखेंगे तो लता का शब्द रूप यदि हम लोग लेते हैं, यदि लता का शब्द रूप तो लता लते लताह, तो एकारांत द्विवचन में लते का, लते जोड़ इमे। अब यहां देखिए लते, लता का रूप हमने चलाया, तो लता का रूप चलाया तो लता लते लताह, ठीक है, लता लते लताह। तो यहां जो लते शब्द है ये द्विवचनांत है और एकारांत है, द्विवचन भी है। यहां यदि आप ध्यान से देखें तो यहां पर लता का द्विवचन में हो गया लते, और ये अंत में इसमें ए लगा हुआ है,
तो ए लगा हुआ है और यही यहां भी कह रहा है कि ईत ऊत एत द्विवचनम अर्थात द्विवचनांत होना चाहिए, तभी उसमें प्रकृति भाव परिगृह्यम, तभी उसमें प्रकृति भाव हम कर सकते हैं, उसको ज्यों का त्यों रख सकते हैं। तो यहां भी वही है, देखिए लता का एकारांत शब्द है और ए अंत में है और बाद में फिर भिन्न स्वर ई में है, तो जब इसको संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा, लते इमे, सिर्फ प्लस का चिन्ह यहां आया और फिर हट गया, बाकी जो पद है वो सारा पद ज्यों का त्यों इसमें स्थिर रहता है, कोई उसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसी को हम लोग प्रकृति भाव कहते हैं। जब उसके प्रकृति में जब कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, अपनी पूर्वत अवस्था में यदि वो विद्यमान रहता है, तब उससे हम लोग परिगृह या प्रकृति भाव कहते हैं। इसी परिगृह का ये परिभाषा सूत्र भी है, ईदु देव द्विवचनम परिगृह्यम, उसी को हम लोग परिगृह संधि कहते हैं। हमें लगता है कि ये काफ़ी स्पष्ट हो गया होगा, इसमें कहीं कुछ ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। तो इसमें जब फिर भी यदि कुछ आपको ऐसा लगता है कि हमें कहीं परेशानियां है, बच्चों को कहीं ऐसी दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो आप ज़रूर हमें हमारे इस चैनल में सब्सक्राइब करके और उसमें जो कमेंट है वो कमेंट में आप दीजिए कि कहाँ आप समझ पाए, कहाँ पर आप समझ नहीं पाए, तो मैं आपकी समस्या का समाधान पुनः मैं करूँगा, इसमें कहीं कोई शंका की बात नहीं है। तो अब जब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अब व्यंजन संधि में डायरेक्ट प्रवेश करेंगे। अभी जो है आपका ये जो मैं एक्चुअली आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सूत्र और संधि में कोई उसकी सीमा नहीं है। चूँकि हम लोग भाषा को पढ़ते हैं तो भाषा में बहुत विशाल भंडार होता है, इसको समझना, सब पर नियंत्रण करना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है। तो मेरा प्रयास यही है कि आपके सिलेबस में स्पेशली क्लास 6 से लेकर के 10 तक का जो आपका सिलेबस है, चूँकि ग्रामर में जैसे संधि है, समास है, प्रत्यय है, ये सभी क्लासों में है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कहें तो 11, 12 तक ये जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो सब एक समान ही रहती हैं, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना। जिस तरह से कि हम लोग टेबल याद करते हैं 2 का, 4 का, 5 का, उसकी आवश्यकता जूनियर क्लासों में भी होती है और जब हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ भी उसकी आवश्यकता पूरे जीवन तक पढ़ते रहती है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जो है आपका ये व्याकरण ऐसा भाग है जिसकी आवश्यकता हर क्लास में है। तो अभी जो कुछ हम लोग शुरू किए हैं ये इन्हीं क्लासों को ध्यान में रखते हुए कि कम से कम उन सभी बच्चों को फ़ायदा हो जाए जो क्लास 6 में है या 7 में है या 8 में है या 9 में है या 10 में है, जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं या जैक बोर्ड में है या और किसी भी दूसरे बोर्ड में है, उन सबको ये लाभ मिले, फ़ायदा मिले। और चूँकि इतना विस्तृत और इतना ट्रिक, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो टेक्निक बता रहा हूँ, शायद रेयर ही कहीं आपको शायद मिलेगा। आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे, इस तरह से लाइव वीडियो, इस तरह से इन ट्रिकों को बताना और उसको समझना, उसको याद रखना, पूरे जीवन आपको कभी कोई कन्फ्यूजन किसी भी संधि में आपको नहीं हो सकती, इतना तो जरूर दावा है मेरा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को याद रखें। और जब इन चीज़ों को तभी आप कर सकते हैं जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ शब्दरूप इससे जुड़े हुए थे, तो उन शब्दरूप को भी जो मुख्य शब्दरूप है उससे आप याद रखें। हाँ, और मैं जो मेन बात जो कहना चाह रहा था वो ये कि मैं उन्हीं मेन संधियों पर मैं फोकस कर रहा हूँ जो आपके सिलेबस के इर्द गिर्द है, जो आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है तो बहुत सारा, लेकिन बहुत सारा की चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि फिर वो कंपटीशन का क्षेत्र हो जाता है, तो उसे भी हम देखेंगे। फिलहाल मेरा फोकस ये है कि चूँकि अभी ये कोरोना के चलते सारा अभी लॉकडाउन चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई है, तो इसमें बच्चों को ही फ़ायदा मिले और अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें, उनकी जो पढ़ाई है वो हैम्पर नहीं हो। तो इसलिए इन चीज़ों को हमने शुरू किया है। इसलिए मेरा मेन फोकस वही है ताकि जो मुख्य सिलेबस के इर्द गिर्द जितनी सारी चीज़ें हैं व्याकरण में, संस्कृत में, उसको अभी आपके सामने, बच्चों के सामने मैं देता रहूँगा हमेशा, उससे मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें थी और भी सारे सूत्र थे, लेकिन उनको मैंने नहीं आपके सामने प्रकट किया, सिर्फ उसी को रखा जो आपके काम का है। आगे भी व्यंजन संधि में बहुत सारे सूत्र मिलेंगे, विसर्ग संधि में बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन उन सभी सूत्रों की हम चर्चा इसमें हम लोग इस क्लास में नहीं करेंगे। वही करेंगे जो आपके बच्चों के काम का है, 6 से लेकर के 10 तक के काम में बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, उसमें आपको हम लोग व्यंजन संधि शुरू करेंगे और इसके बाद फिर विसर्ग, फिर संधि का काम समाप्त करके फिर हम लोग समास, प्रत्यय आदि जो व्याकरण का अगला जो भाग है उसको हम लोग कंटिन्यू जारी रखेंगे।
थैंक यू।